गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 4 अक्टूबर। माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली देख लेते हैं। कास्ट बायस इन जेल। इंडिया की जेलों में अलग अलग स्टेट्स के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट यहां पे दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस बार के बजट में एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन क्लियर करते हैं या 12th के बाद जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं उनको इंटर्नशिप देंगी, तो उसके लिए सरकार ने फाइनली पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। चागोज आइलैंड एक मलेशिया का आइलैंड है, हिस्टोरिकली हुआ करता था, लेकिन फिलहाल ये ब्रिटेन के कंट्रोल में है, इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है, तो इसकी लोकेशन वगैरह हम लोग थोड़ा देखेंगे। ब्रिटेन और मलेशिया अमेरिका के इसके बीच में क्या रिलेशन है, इंडिया की क्या भूमिका यहाँ पे रही है, थोड़ा उसके बारे में जानने वाले हैं। एरो इंडिया का जो नया शो है वो अभी बेंगलुरु के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। छोटा सा आर्टिकल है, सिर्फ 2 लाइन का आर्टिकल है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। क्लासिकल लैंग्वेज, तो इंडिया में जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेज थी पहले, उनके साथ साथ अभी हम लोग और भी क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूड करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने फाइनली इसका अप्रूवल दे दिया है, जिसके अंदर एसएमईज है, बंगाली है, वो तो हम देखेंगे हम, ठीक है। यूएसएआईडी के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, हल्का सा आर्टिकल है 2-3 लाइन का। और उसके अलावा हनी बैजर के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ये स्पेशल स्पीसीज है, इसको डेरे डेविल भी कहा जाता है, बड़ा ही खतरनाक रहता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, कास्ट बायस इन जेल, तो बेसिकली एक काइंड ऑफ एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल किया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उन लोगों के साथ जो कि जेल में बंद हैं। उनके जो जेल के मैनुअल्स हैं, वो मैनुअल आज भी अंग्रेजों के जमाने के द्वारा जो बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, वैसे ही ज्यों के त्यों चल रहे हैं भाई। और कास्ट बेस्ड काम लोगों को दिया जाता है, जैसे कोई स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको सफाई का काम दे दिया। जो हायर डोमिनेटिंग कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको रसोई में खाना बनाने का काम दे दिया। जो अनटचेबल्स हैं, शूद्र हैं, उनको जो है वो नाली साफ करने का काम दे दिया। इस तरह के जो कास्ट बेस्ड जो थे वो वहां पे आज भी किए जा रहे हैं, विच इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कहा है कि भाई ये जो प्रिजन्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रिजनर के साथ, वो पूरी तरह से वायलेशन है। दिस इज द वायलेशन ऑफ नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन बट द ह्यूमन डिग्निटी एज वेल। अब देखिए जरा, जब हम लोग स्कैवेंजिंग की बात करते हैं, इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे जेलों के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, वो भी कास्ट बेस्ड। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। प्रिजन मैनुअल 2016 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था, जिसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहां पे भी बायसनेस नजर आती है। बेसिकली जैसे अगर आप ब्रिटिशर्स के जमाने की बात करो, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, उन्होंने कुछ ट्राइब्स को डी नोटिफाई किया हुआ था, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ब्रिटिशर्स के जमाने में ब्रिटिशर्स इनको कहते थे क्रिमिनल ट्राइब्स, और अंग्रेजों ने कानून भी पास किया था क्रिमिनल ट्राइब। इसमें पता क्या होता था, जो बच्चा इन कास्ट में पैदा हो गया उनको क्रिमिनल मान लिया जाता था, पैदा होते ही क्रिमिनल है, इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स ब्रिटिशर्स के जमाने में कहा जाता था। और उसके बाद इनके ऊपर इतने केस डाल दिए गए। हालांकि बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन आज भी जो मैनुअल हैं अंग्रेजों के जमाने के जो जेल में चल रहे हैं भाई, उसी पर्सपेक्टिव से कुछ खास कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग, कुछ खास ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों को वैसे ही काम दिया जाता है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में दिया जाता था। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको अपने अपने जो जेल के मैनुअल्स उनको चेंजेस किए थे, वहां पे आज भी आपको अलग अलग तरह के रूल्स नजर आते हैं। जैसे रेपिस्ट, मर्डरर्स, प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं या ब्रोथल कीपर्स हैं, कुछ खास कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनको सेग्रीगेट किया जाता है। वो उस तरह की चीज़ें जो है जेलों के अंदर आज भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई ये सब नहीं चलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से और कुछ स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। क्या बताइए कि आपने इनके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, वो बात है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसका वायलेशन हुआ। आर्टिकल 17 जो बात करता है अनटचेबिलिटी की, इसका वायलेशन भी हो रहा है भाई। अनटचेबिलिटी तो किसी भी तरह से अलाउड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट द फोर्स लेबर, जो कि बात करता है, लेकिन वहां पे तो फोर्स लेबर भी की जा रही है। मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद हो चुकी है, लेकिन आज भी वहां पे हो रही है, राइट। तो इन सब का वहां पे क्लियर कट वायलेशन है। वेस्ट बंगाल के अंदर काफी जेल मैनुअल्स के अंदर जो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो भैया खाना बनाएंगे,
किचन में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही है। तो कुछ कुछ स्टेट से जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला वगैरह से डिटेल मांगी गई है कि आप बताइए। तो इस जजमेंट से होगा क्या, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। तो एक तो लैंडमार्क है बेसिकली टुवर्ड्स इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब सब सिटीजन की बात होती है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग जेल से बाहर हैं कि वो उनके साथ इक्वालिटी रहेगी, बाकी लोगों के साथ नहीं रहेगी। भाई जेल के अंदर भी है तो इंडियन सिटीजन ही ना, तो यहाँ पे भी हम लोग इक्वालिटी की बात करेंगे, है ना। हिस्टोरिकल जो इंजस्टिस था, जो कास्ट बेस्ड काम दिए जाते थे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो हिस्टोरिकल जो इंजस्टिस कुछ खास ट्राइबल्स के साथ, खास जो है पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, वो इससे दूर होगा। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं उनका उत्थान होगा, है ना, अपलिफ्टमेंट होगा। उसके अलावा जो प्रिजन सिस्टम है उसके अंदर पूरा रिफॉर्म करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली होगा। उसके अलावा अवेयरनेस और एडवोकेसी बढ़ेगा इससे। तो अच्छा जजमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको बहुत सारी जगह पे मेंस में भी एज एन एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हो। चलिए, इंटर्नशिप पोर्टल। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जो इंडिया में जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी अभी ग्रेजुएट करके निकले हैं, कॉलेज से, स्कूल से निकले हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, काम करना चाहते हैं, तो इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं ये इनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। ऐसा सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक प्रपोजल बजट में दिया था। तो उसके इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर, जिसको इंडिया इंक कहा जाता है, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। तो इंडिया इंक का मतलब होता यही है कि गवर्नमेंट एजेंसीज प्लस प्राइवेट कंपनीज। तो इन्होंने पोर्टल फाइनली वो लॉन्च कर दिया है। तो आप भी इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हो 3 अक्टूबर को, यानी कि कल ये लॉन्च हो चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन जो पीरियड है वो 12 तारीख से शुरू हो जाएगा, अगर आप भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हो। तो इसमें होगा क्या, जब आप इस पोर्टल के ऊपर एनरोल करोगे तो प्राइवेट कंपनीज को आपकी डिटेल चली जाएगी, आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो जब उनको रिक्वायरमेंट होगी कंपनीज को, तो आपको कॉल कर लेंगे कि आइए आप हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इस बार के बजट में लॉन्च हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। तो इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनके साथ आपको मौका मिलेगा। अब इसमें क्या क्या होने वाला है भाई, इसमें देखिए पहली बात तो यह है कि हर महीने 5,000 रुपए आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। हालांकि 5,000 में आजकल कुछ होता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, शुरुआती दौर में ठीक है, कंपनी के साथ आप एनरोल होते हो, इंटर्नशिप करते हो, तो 5,000 रुपए आपको मिलेगा। एक वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए मिलेगा एक बार। 5,000 हर महीने आपको मिलता रहेगा। 21 से लेके 24 के बीच की आपकी एज होनी चाहिए, मतलब आप कॉलेज मतलब पास आउट हो गए हों तब मिलेगा आपको। इंडिया के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी तरह के काम में इन्वॉल्व हो तो भाई आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप आईआईटी, आईआईएम वगैरह से पास आउट हो तब भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 25 साल से ज्यादा हो तब भी आपको इसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो सरकार का ये आइडिया था कि 1 करोड़ इंटर्नशिप हम लोग इंडिया में जनरेट करेंगे अगले 5 सालों में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बेसिकली सब होने वाला था। इसमें काम तो मिलेगा ही लोगों को और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, नए नए स्किल आपको सीखने को मिलेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये यहाँ पे दिया गया था। चलिए, चागोज आइलैंड, लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए जरा, ये इंडिया है भाई, अपना भारत है, और इधर से आपको अफ्रीका नजर आ रहा है, ये मेडागास्कर है, ठीक है। और ये है चागोज आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, उसे हम लोग आर्कीपिलागो कहते हैं बेसिकली। तो ये एक आर्कीपिलागो है जो कि इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है, जिसे चागोज आर्कीपिलागो कहते हैं। चागोज आर्कीपिलागो के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसे कहा जाता है डीगो ग्रासिया, ठीक है। चागोज आर्कीपिलागो हिस्टोरिकली मॉरिशस का पार्ट हुआ करता था। बाद में चागोज आर्कीपिलागो जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में आ गया भाई। इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी। 1814 के अंदर फ्रांस ने इसको ब्रिटेन को दे दिया। अब ये काफी सारे समय तक ब्रिटेन के अंदर रहा, क्योंकि मॉरिशस खुद एक ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब 1965 के अंदर, मतलब 1960s में, जब मॉरिशस को आजादी मिल गई तो मॉरिशस ने कहा भैया चागोज आर्कीपेलागो तो मेरा है, आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम लोग नहीं देंगे। तो 1965 में ब्रिटेन ने चागोज आर्कीपेलागो को मॉरिशस के एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर दिया। 1968 में जब मॉरिशस को आजादी मिली तो तब से ये डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये वो जमाना था, कोल्ड वॉर का जमाना था, है ना। तो अमेरिका ने ब्रिटेन को यह कहा कि ये जो आर्कीपेलागो ना, आप तो इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, आपके सिर्फ कंट्रोल में है, इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मुझे दे दीजिए, मैं यहां पे अपना नेवल बेस बनाऊंगा। तो लेकिन यहां पे लोकल लोग रहते थे जो चागोनियंस जिनको बोलते हैं।
तो 1967 से लेके 1973 के बीच में इन 5-6 सालों के अंदर बहुत सारी लोकल पॉपुलेशन को इन आइलैंड से डिस्प्लेस कर दिया गया और यहां पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेवल बेस बनाया गया, जिसे डीगो ग्रासिया जो आइलैंड है सबसे बड़ा, उसके ऊपर बनाया गया। आज तक ये अमेरिका के कंट्रोल में ही है। तो काफी लंबे समय से मॉरिशस इसकी डिमांड बेसिकली कर रहा था। वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, मॉरिशस ने केस डाल दिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 के अंदर ये बोला कि ये जो आइलैंड है वो मॉरिशस का है और ब्रिटेन को और अमेरिका को कहा गया कि भैया इसको खाली कर दीजिए। हालांकि ये नॉन बाइंडिंग था, तो उन्होंने बात नहीं मानी। ऑब्वियसली बात है भाई, ये जो वेस्टर्न वाले हैं ना वो तभी बात मानते हैं जब उनके फेवर में बात हो रही हो, उनके अगेंस्ट में बात हो रही हो तो फिर वो दुनिया भर के बहाने बनाते हैं। फिर ये केस चला गया जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज के पास चला गया 2021 के अंदर। उन्होंने भी बोला कि ये चागोस जो आर्किपेलागो है वो पूरी तरह से मॉरिशस का है, ब्रिटेन का इसके ऊपर कोई सॉवरेन कंट्रोल नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी बात भी नहीं मानी। तो ये मामला काफी आगे तक बढ़ गया, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी कई बार गया और अभी फाइनली यूके और मॉरिशस के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है। उस अग्रीमेंट के अंदर डिसीजन ये निकला है कि ये जो पूरा आर्किपेलागो है ये मॉरिशस का है, लेकिन यहां पे कुछ आइलैंड हैं जो कि लीज पे ले लिए गए हैं फॉर नेक्स्ट 99 ईयर्स, जिसमें खासकर डीगो ग्रासिया है। मतलब डीगो ग्रासिया के ऊपर जो नेवल बेस है अमेरिका का, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 99 सालों के लिए भाई इसको उन्होंने ले लिया है बेसिकली, लेकिन बाकी के जो आइलैंड है उसको मॉरिशस अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है। तो ये एक बीच का रास्ता दोनों ने निकालने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए यार ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका और ब्रिटेन के लिए, है ना। इंडियन ओशन में जिस तरह से चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो चुका है ये ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के लिए खासकर। तो वो तो नहीं चाहेंगे इसको छोड़ें, ऑब्वियसली बात है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि भैया मॉरिशस भी नाराज ना हो। देखिए अगर मॉरिशस इस तरह से नाराज होता रहा कंटिन्यूसली तो मॉरिशस चाइना को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, तो चाइना मॉरिशस के अंदर अपना बेस बना सकता है या अपना जो है प्रेजेंस हो सकती है। तो उसने थोड़ा सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सरेंडर करते हैं, थोड़ा सा आप लोग सरेंडर करिए, बीच वाला रास्ता निकाला। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा से ही मानता रहा है कि ये जो पूरा आर्किपेलागो है, चागोस आर्किपेलागो, ये मॉरिशस का है। तो हम लोगों ने शुरुआत से ही मॉरिशस के क्लेम को सपोर्ट किया है। मॉरिशस के अंदर बहुत ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग भी रहते हैं, इंडियन भाषा वहाँ पे बोली जाती है। मॉरिशस से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, राइट। तो इंडिया हमेशा से ही मॉरिशस की डीकोलोनाइजेशन के फेवर में रहा था और हम लोगों ने इस मूव को वेलकम किया है बड़े अच्छे तरीके से। तो वो थोड़ा इंडिया का रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर कोई एग्जाम में मेंस में सवाल आता है कि भाई इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का रोल या इंपॉर्टेंस, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे ये एग्जाम्पल डाल सकते हो, डालना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो इंडिया तो बाइनियल एक एयर शो होता है, मतलब 2 साल में एक बार होता है और इस बार इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो 10 फरवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में ये होने वाला है। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर जो एक एयर फोर्स का जो स्टेशन है, ठीक है, ये लहंका, यहाँ पे ये होगा। बस ये आपने इतना याद रखना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है करने लायक। क्लासिकल लैंग्वेज, तो फाइनली गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ये 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज हम लोग अपनी क्लासिकल लैंग्वेज में जोड़ेंगे। ठीक है जी, ये है बस न्यूज। तो टोटल मिला के अब इंडिया में 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया। ठीक है, ये तो पहले से थी ही। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली ये हम लोगों ने जोड़ दी हैं 5 नहीं, तो 6 + 5 = 11 हो चुका है। तो ये अप्रूवल भी मिल चुका है क्योंकि ये लैंग्वेज ना बहुत पुरानी है। तो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए क्या क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है? देखिए इसका कोई बहुत ऑब्जेक्टिव पिन पॉइंट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसके लिए ध्यान में रखी जाती हैं। जैसे कम से कम 1500 से लेकर 2000 ईयर का इतिहास होना चाहिए उस लैंग्वेज का। उस लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल वर्क वो जरूरी है। उस लैंग्वेज का साथ एक एंशिएंट लिटरेचर जुड़ा होना चाहिए और जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है उससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ तरीके जो है वो, और ये जैसे मराठी है और बंगाली है, ये इनमें फिट होती है, तो इसलिए इनको दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का अगर दर्जा मिल जाता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है? कई बेनिफिट है। एक तो एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है। उसके अलावा ये जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए स्पेशल सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। यूनाइटेड जो हमारा यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है, वो स्पेशल एक अलग से प्रोफेशनल चेयर
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेटअप करता है फॉर द स्टडी ऑफ दिस क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, UNAID छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन एड्स है 1996 के अंदर इसका एस्टेब्लिश किया गया था, और अभी इसका टारगेट है कि 2030 तक, मतलब अगले 6 सालों में पूरी दुनिया को एड्स से मुक्त करना है, एड्स को पूरी तरह से इरेडिकेट करना है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपको एड्स को इरेडिकेट करना है तो आप इंडिया के बिना तो नहीं कर सकते। हालांकि इंडिया में एड्स के केस उतने ज़्यादा नहीं है फिलहाल, इफ यू कंपेयर टू द लास्ट 20 ईयर्स, बट फिर भी काफ़ी केस हैं इंडिया में, मतलब एब्सोल्यूट टर्म में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि देखिए इंडिया के बिना हम लोग ये नहीं कर सकते, तो इंडिया के ऊपर हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा सा एक रिपोर्ट ये आई थी और ये हल्का सा न्यूज़ में था। तो आपको UNAID के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। 1996 के अंदर इसका एस्टेब्लिश किया गया था, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 2030 तक इसको इरेडिकेट करना है, और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ के काम करना है, रिसर्च करनी है, डेटा का कलेक्ट करना है, हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करना है। बेसिकली एड्स को रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो इस संस्था के द्वारा वो किया जाता है। ये बस आपने थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, हनी बैजर, तो ये पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। हनी बैजर, हनी बैजर ना बहुत ही खतरनाक एक जानवर है, ठीक है, दिखने में बहुत क्यूट लगता है, लेकिन इसे कहा जाता है द मोस्ट बैड एस एनिमल, मोस्ट बैड एस, क्योंकि ये किसी से डरता ही नहीं है। ये टाइगर से नहीं लड़ता, लायन से नहीं डरता, भाई किसी से नहीं डरता ही। अगर आप यूट्यूब की पिक्चर देखोगे ना, ये दौड़ाता है टाइगर को, पीछे पड़ जाता है टाइगर के, तो डरता नहीं है किसी से। अभी यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसकी एक पिक्चर पहली बार जो है वो क्लिक की गई है। वैसे तो इसको हनी खाना पसंद होता है, इसका नाम भी हनी है, तो ये शहद खाता है, इसका फेवरेट फूड शहद होता है। लेकिन उसके अलावा ये थोड़ा बहुत रोडेंट्स वगैरह भी खा सकता है, रेप्टाइल्स भी खा सकता है, फ्रूट भी खा सकता है। भाई ये कोबरा को खा जाता है, ठीक है, कि इसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोबरा का जहर इसके ऊपर असर ही नहीं करता। तो जो कोबरा से नहीं डर रहा है तो वो शेर से क्या ही डरेगा, और ये डरता भी नहीं है, सच्ची में नहीं डरता। अब यूट्यूब इसकी वीडियो देखना। तो अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, पार्ट्स ऑफ एशिया में, और सवाना के जो जंगल होते हैं, मतलब ग्रासलैंड होती है सवाना वैसे तो, वहां पे आपको देखने को मिलता है। कुछ कुछ फॉरेस्टेड एरियाज में आपको देखने को मिलता है। ओमनीवोर होता है, सब कुछ खा लेता है। पसंद तो इसको हनी होती है, लेकिन बाकी सूट भी खा जाता है। वो थोड़ा उसने आपने इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। अकेले रहना पसंद करता है इन जनरल, कभी 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 जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में भी आपको नजर आता है। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग क्लो, थिक स्किन है, तो हनी को निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और उस तरह से आप इसको देख सकते हो। इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका। IUCN की जो कैटेगरी में जो है वो लीस्ट कंसर्न रखा गया है, इस वजह से थोड़ा सा ये न्यूज़ में था। छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप 2025 के लिए, 2026 के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा नया बैच फाउंडेशन कोर्स का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये प्री कम मेंस रहेगा, प्रीलिम्स की तैयारी भी होगी, मेंस की तैयारी भी होगी। डिटेल क्लासेस आपके लिए जाती हैं, जो भी डाउट होते हैं आपके क्लासेस में सोल्व कर दिए जाते हैं। डाउट आप बाद में टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी पूछ सकते हो। तो टीचर से 1 to 1 आप, मतलब 1 to 1 क्लास में जो लाइव सेशन होते हैं वहीं पे डाउट वगैरह सोल्व आपके हो जाते हैं। प्रॉपर डिक्टेशन मिलती है, आपको अच्छे नोट्स मिलते हैं। मेंटरशिप अगर आप लेना चाहो तो 1 to 1 मेंटरशिप भी आपको मिल जाती है। मतलब सब कुछ है यहाँ पे, कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको कॉल करें, उनको कॉल करके बोले कि सर हम लोग प्रेप पॉइंटर्स देखते हैं। तो सत्येंद्र सर ने बताया था, क्योंकि मैं खुद आपकी वहाँ पे ज्योग्राफी की और एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस भी मैं लेता हूँ। तो आप जो है बात कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, तो ऑनलाइन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आज इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।